हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों को बिहार एसएससी, एसएससी जीडी और बिहार पुलिस और जितने एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी एग्ज़ामों के लिए सेट प्रैक्टिस लेकर आ गया हूं, और जो कि सेट प्रैक्टिस एडिटोरिया का है। तो बिना कुछ देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाता है, यानी कि पद की शपथ कौन दिलवाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य का राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल इसका जो है कि शपथ दिलवाता है। और दोस्तों दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा करता है, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय निपटारा करता है। और दोस्तों तीसरा प्रश्न है कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है, यानी कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि प्रश्न ये कहता है कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। और दोस्तों चौथा प्रश्न है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार है। और दोस्तों पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव जो होते हैं जिसका अध्यक्ष होते हैं। और दोस्तों छठा प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसको पद से हटाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, यानी कि लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा जो है कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों सातवां प्रश्न है कि भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह। भारत का संविधान जो है वो गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई वंशानुगत शासक नहीं है। यानी कि भारत का जो संविधान है वो गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह इसलिए है गणतंत्रात्मक है क्योंकि इसमें जो वंशानुगत शासक नहीं, यानी कि राजा के बेटा राजा नहीं है, इस टाइप का यानी कि है। तो यानी कि अब जो है कि जो योग्य होगा वही शासन पे बैठेगा। तो इसलिए भारत का संविधान जो है गणतंत्रात्मक है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों आठवां प्रश्न है कि गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार शुक्ल ने इसका आमंत्रण दिया था। राजकुमार शुक्ल ने इसका आमंत्रण दिया था। और दोस्तों नौवां प्रश्न है कि 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। यानी कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सचिंद्र नाथ सान्याल जो है इसकी स्थापना किए थे। और दोस्तों 10वां प्रश्न है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांवर झील। कांवर झील जो है बिहार का पहला रामसर स्थल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों 12वां प्रश्न है कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया। यानी कि प्राचीन भारत के पुराने भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य है कि अपने शासक के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। और दोस्तों 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधार कला। ऑप्शन नंबर सी गांधार कला जो है ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों 14वां प्रश्न है कि सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था। यानी कि सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश के द्वारा जो है इसका किया गया
था, यानी कि दम। तो 15वां प्रश्न है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स इसका जो थे, यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल थे। और दोस्तों 16वां प्रश्न है कि किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, यानी किसने कहा था कि कांग्रेस जो है केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डफरिन ने कहा था। लॉर्ड डफरिन ने कहा था, लॉर्ड डफरिन ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों 17वां प्रश्न है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया, यानी कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम.जी. रनाडे के द्वारा, यानी कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया गया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो एम.जी. रनाडे के द्वारा किया गया था। और दोस्तों 18वां प्रश्न की विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था, यानी कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भू राजस्व। और दोस्तों 19वां प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था, यानी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के ऊपर, यानी कि जौनपुर से फतवा जारी हुआ था, जो मुगल बादशाह थे अकबर से। 20वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए घटनाएं तथा उसके तिथि का सही मिलान करें, यानी कि मिलान करने वाला है कि नीचे दिए गए सही घटना तथा उसकी तिथि का सही मिलान करें। तो इसका जो मिलान होगा वो होगा रॉलेट एक्ट का मिलान होगा 19 मार्च 1919 और रॉलेट सत्याग्रह का मिलान जो होगा, रॉलेट सत्याग्रह का मिलान होगा 6 अप्रैल 1919 इसका मिलान होगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, तो इसका जो मिलान होगा वो होगा 2 दिसंबर 1919 यानी कि 4 से इसका मिलान होगा। और दोस्तों डी का जो मिलान होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो इसका मिलान होगा 3 से, यानी कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 कहाँ पे है दोस्तों, 1 2 4 3 1 2 4, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4 3 1 2 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों 21वां प्रश्न है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है, यानी कि घटते क्रम है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा। 21वां प्रश्न है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है, यानी कि आरोही क्रम में है। तो इसका जो मिलान करना है, मतलब बताना है दोस्तों कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम में करना है। तो इसका उत्तर मतलब देख लीजिए दोस्तों, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय वाला जिला नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रोहतास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतास। और दोस्तों 23वां प्रश्न है कि अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से कौन से सही है, इसका मिलान मतलब करना है, कथन का निम्नलिखित कथनों का विचार करना है। तो इसका मतलब पहला देख लेते हैं कि इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया, सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया। और दूसरा है कि यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। और तीसरा है कि यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। और दोस्तों चौथा मतलब है कि यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसका जो यानी कि विचार जो करना है, यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों 24वां प्रश्न कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। तो 24 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी,
सतपुड़ा और विंध्याचल, सतपुड़ा और विंध्याचल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा घाटी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। और दोस्तों 25वां प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनिए, मिलान करना है दोस्तों। इस 25वां प्रश्न ये है। तो चलिए दोस्तों इसको पहले मिलान कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको कैसे मिलान करना है, तो बादम पहाड़, तो बादम पहाड़ जो है, बादम पहाड़ उड़ीसा, बादम पहाड़ का मिलान किससे होगा, तो बादम पहाड़ का जो मिलान होगा दोस्तों वो उड़ीसा से होगा। बादम पहाड़ का मिलान किससे होगा, बादम पहाड़ का मिलान होगा उड़ीसा से। और दोस्तों क्या है कि डल्ली राजहरा, डल्ली राजहरा का जो मिलान होगा दोस्तों वो छत्तीसगढ़ से होगा, छत्तीसगढ़ से होगा। और दोस्तों क्या है सॉरी किसको कैसे मिलान होगा, मतलब बादम पहाड़ का मिलान किससे होगा, उड़ीसा से होगा। बादम पहाड़ का मिलान किससे होगा, उड़ीसा से होगा। बादम पहाड़ का मिलान उड़ीसा से होगा। और डल्ली राजहरा का मिलान किससे होगा, तो छत्तीसगढ़ से इसका मिलान हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों यानी कि कुद्रेमुख का मिलान किससे होगा, तो कुद्रेमुख का कर्नाटक से होगा। कुद्रेमुख का किससे मिलान होगा, कर्नाटक से इसका मिलान हो जाएगा। और दोस्तों नवा मुंडी का मिलान किससे होगा, नवा मुंडी जो बच गया यानी कि झारखंड से इसका मिलान हो जाएगा दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1 इसका उत्तर हो जाएगा, 2 3 4 1 इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे प्रश्न यानी कि 26वां प्रश्न के भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तंजानिया में यह अवस्थित है। कहाँ है दोस्तों, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है, तो तंजानिया में अवस्थित है दोस्तों। और दोस्तों 27वां प्रश्न है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों 28वां प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनिए। और दोस्तों इसमें भी मिलान करना है। दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से जो मिलान करने वाला प्रश्न आता है तो आप लोगों को सारे ऑप्शन के बारे में जानना पड़ता है, तभी आप इसको मिलान कर सकते हैं। चलिए इसको दोस्तों मिलान करते हैं। तो उज्बेकिस्तान का जो मिलान होगा वो ताशकंद से होगा। उस पर उज्बेकिस्तान का मिलान किससे होगा, तो उज्बेकिस्तान का मिलान ताशकंद से होगा। दोस्तों ताजिकिस्तान का मिलान होगा किससे, दुशानबे से इसका मिलान होगा। ताजिकिस्तान का मिलान किससे होगा, दुशानबे से इसका मिलान होगा। दोस्तों किर्गिस्तान का मिलान किससे होगा, तो किर्गिस्तान का मिलान होगा बिश्केक से इसका मिलान होगा दोस्तों। और तुर्कमेनिस्तान का क्या हो जाएगा, अशकाबाद से इसका दोस्तों मिलान हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1 2 3 4। दोस्तों 29वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निर्यात में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा निर्यात में वृद्धि। यानी कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा, तो निर्यात में वृद्धि होगा तभी यानी कि होगा। और दोस्तों 30वां प्रश्न है कि वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं। यानी कि वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, तो किस पर ले सकते हैं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीमांत अस्थायी सुविधा पर, सीमांत अस्थायी सुविधा दर के मतलब सीमांत अस्थायी सुविधा दर के आधार पर यानी कि रातों रात अतिरिक्त राशि उधार ले सकता है। और दोस्तों 31वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल तीन जनता से पैसा उधार लेना। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित, यानी कि आरबीआई से कौन सा कार्य संबंधित नहीं, नीचे जो दिया गया ऑप्शन के अनुसार। तो जनता को पैसा उधार देना, जनता को जो पैसा उधार देना ये आरबीआई से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन नंबर बताते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 3, ऑप्शन नंबर बी केवल 3, ऑप्शन नंबर बी केवल 3 जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी केवल 3, ऑप्शन नंबर बी केवल 3 जो है जनता को पैसा उधार आरबीआई से संबंधित नहीं है। और दोस्तों 32वां प्रश्न है कि भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था, यानी कि भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना के तहत था। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 32 का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों 33वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो 33 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साइमन कुजनेट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइमन कुजनेट ने राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता है साइमन कुजनेट्स। और दोस्तों 34वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक का मुख्यालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाशिंगटन डीसी। प्रश्न है कि भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है, यानी कि भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है। जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम, कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम जो है, यानी कि भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन करता है। और दोस्तों यानी कि 36वां प्रश्न है कि भारत के किस देश को भेंट में 20 ब्रॉड गेज रेलवे उपहार में दिया गया। भारत ने किस देश को भेंट में 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिया, सोचिए। तो इसके जो राइट आंसर है दोस्तों 36वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश को दिया था। बांग्लादेश को, यानी कि भारत ने भेंट के रूप में 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिया था। और दोस्तों 37वां प्रश्न है, भारत सरकार ने वर्ष 2023 से 24 में साधारण धान के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी निर्धारित किया, यानी कि भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में साधारण धान के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी निर्धारित किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2183, यानी कि एक कुंटल पे निर्धारित होता है दोस्तों 2183 रुपया, यानी कि 1 केजी का जो कीमत निर्धारित किया भारत सरकार ने धान का, वो 21 रुपया 83 पैसा निर्धारित किया है 1 केजी धान का। और दोस्तों 38वां प्रश्न है कि किस मंत्रालय द्वारा पोषण की पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा यानी कि शुरू किया गया है पोषण भी और पढ़ाई भी कार्यक्रम शुरुआत किया गया है। और दोस्तों 39वां प्रश्न है कि चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया का कुल वजन लगभग कितना था, यानी कि चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया का कुल वजन कितना था, यानी कि लगभग में पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 3900 किलोग्राम, ये लगभग में दोस्तों पूरा एक्यूरेट वजन नहीं बताया गया है। और दोस्तों 40वां प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान जो है इसका, यानी कि कैसे समाधान होगा, ये 2023 के पर्यावरण दिवस के थीम था। और दोस्तों 41वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के दूबराज चावल को जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में किस राज्य के दूबराज चावल का नाम है, दूबराज चावल को जीआई टैग
दिया गया है। तो 41 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ के राज दुबराज चावल को जीआई टैग दोस्तों दिया गया है। और दोस्तों 42वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित राज्य एवं उनके राज्यपाल का कौन सा सही सुमेलन नहीं, यानी कि निम्नलिखित राज्य एवं उनके राज्यपाल का कौन सा सही सुमेलन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा गुरमीत सिंह, यानी कि त्रिपुरा के यानी कि राज्यपाल गुरमीत सिंह नहीं है, यानी कि यही जो है यानी कि सही सुमेलन नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों 43वां प्रश्न है कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितने टीमें भाग ले रही हैं। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितने टीमें भाग ले रही है। 43वां के उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 10 टीमें भाग ले रही है। ऑप्शन नंबर बी 10 टीमें भाग ले रही हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। और दोस्तों 44वां प्रश्न है कि हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया। हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है। जिसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पीके शाही को नियुक्त किया गया है। दोस्तों 45वां प्रश्न है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जॉन फासे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया, जॉन फासे को सम्मानित किया गया है दोस्तों। और दोस्तों 46वां प्रश्न है कि नागे वाजा शब्दवाली किस खेल से संबंधित। नागे वाजा शब्दवाली किस खेल से संबंधित। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जूडो से। ऑप्शन नंबर बी जूडो से दोस्तों संबंधित है। बी ऑप्शन नंबर बी जूडो से दोस्तों संबंधित है। नागे वाजा शब्दावली किससे संबंधित है, तो जूडो खेल से संबंधित है। और दोस्तों 47वां प्रश्न है दोस्तों कि प्रोलॉग किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है। प्रोलॉग किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर का भाषा क्या है, प्रोलॉग। और दोस्तों 48वां प्रश्न है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रोम में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है, तो रोम में स्थित है दोस्तों। और दोस्तों 49वां प्रश्न कि नकटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। नकटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र से संबंधित दोस्तों। महाराष्ट्र से संबंधित यानी कि नकटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से, तो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है दोस्तों। और दोस्तों 50वां प्रश्न है निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से। निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सितार से संबंधित है। निखिल बनर्जी का संबंध किससे संबंधित है दोस्तों, सितार से संबंधित है। और दोस्तों 51वां प्रश्न है कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। डीसी जनरेटर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। फैराडे के विद्युत चुंबकीय ऑप्शन नंबर सी, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर यानी कि डीसी जनरेटर कार्य करता है। और दोस्तों 52वां प्रश्न है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास होता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 6200 से 7800 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। और दोस्तों 53वां प्रश्न है कि ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कंपन के आयाम की ध्वनि की जो प्रबलता होता है वो कंपन के आयाम द्वारा निर्धारित किया जाता है। और दोस्तों 54वां प्रश्न है कि जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है। यानी कि जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है। तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस यानी कि बनती है। कौन सी गैस बनती है दोस्तों, तो हाइड्रोजन गैस बनती है दोस्तों।
कि लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है, लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग को परावर्तित कर, यह लाल रंग को परावर्तित करता है, यह लाल रंग को परावर्तित करता है। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है, कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी कि बी और सी दोनों, यानी कि जब विस्थापन शून्य है, जब विस्थापन शून्य तब कार्य जो हो कार्य शून्य होगा। और दोस्तों बल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हो, बल एवं विस्थापन की दिशाएं जो है परस्पर लंबवत हो तब भी कार्य जो है वो शून्य होगा दोस्तों। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि प्रतिरोध के दो तार R1 प्लस R2 समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है, यानी कि प्रतिरोध के दो तार R1 तथा R2 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि प्रतिरोध के दो तार R1 तथा R2 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे के तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो सबसे लंबे होते हैं दोस्तों। और दोस्तों 59वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण, निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस्पात, ऑप्शन नंबर ए इस्पात, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण है, तो इस्पात जो है एक मिश्रण का उदाहरण है दोस्तों। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि कार्नेल लाइट किस धातु का अयस्क है, कार्नेल लाइट जो है वो किस धातु का अयस्क है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम, ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम, ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम का अयस्क है कौन है दोस्तों, कार्नेल लाइट, कार्नेल लाइट जो है वो पोटेशियम का अयस्क है दोस्तों। दोस्तों 61वां प्रश्न कि हीलियम के नाभिक में होता है, हीलियम के नाभिक में होता है, हीलियम के नाभिक में होता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम के नाभिक में होता है क्या होता है, 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होता है दोस्तों। और दोस्तों 62वां प्रश्न है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रंगीन रसायन, रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों का अलग करने में, रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों, तो रसायन, रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों 63वां प्रश्न है कि माणिक्य और नीलम, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप में होते हैं, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप में होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप में होते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में होते हैं दोस्तों। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर जो होता है उसमें चांदी का प्रतिशत होता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0%। जर्मन सिल्वर में जो होता है चांदी का जो प्रतिशत होता है 0% होता है दोस्तों। तो दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्न में से किस पदार्थ को विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है, निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक कहते हैं। 65 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एल्कोहल का, अल्कोहल का मतलब एल्कोहल पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है दोस्तों। आगे प्रश्न है कि ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होता है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, यानी कि एक से अधिक सही है। और दोस्तों आगे प्रश्न है 67वां प्रश्न है कि मस्टर्ड गैस का
उपयोग किया जाता है, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। तो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मस्टर्ड गैस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो रासायनिक युद्ध में मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। रासायनिक, ऑप्शन नंबर बी, मस्टर्ड गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो रासायनिक युद्ध में मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? तो 68 का जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ऑप्शन नंबर ए, राइट, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है एक विस्फोटक नहीं है। और आगे प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा? नहीं, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीली हरित शैवाल। नीली हरित जो शैवाल है वो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। नील हरित शैवाल जो है वो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है, जो नील हरित शैवाल। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, गर्म रुधिर वाले, रुधिर मतलब खून होता है दोस्तों, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, तो इस ऑप्शन में से क्या मतलब चुनना है कि ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो 70 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए, शरीर के तापमान को हमेशा एक सा बनाए रहते हैं, वही जो होता है गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं दोस्तों। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है एवं कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है दोस्तों। तो इसका जो मिलान होगा, सुंदरी का जो मिलान होगा दोस्तों, सुंदरी का मिलान होगा न्यूमेटाफोर से, सुंदरी का मिलान होगा न्यूमेटाफोर से। और अमरबेल का मिलान जो होगा वो च्यूसन मूल से होगा। अमरबेल का मिलान किससे होगा? च्यूसन मूल से मिलान होगा। सिंघाड़ा का जो मिलान होगा दोस्तों, तो सिंघाड़ा का जो मिलान होगा वो होगा स्वांगी कारक मूल से मिलान होगा सिंघाड़ा का। दोस्तों प्याज का जो मिलान होगा वो भूमिगत तना से इसका जो मिलान होगा दोस्तों। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कैसे क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? यानी कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में होता है। दोस्तों मानव शरीर में जो पाचन क्रिया होता है वो अधिकांश भाग कहाँ होता है? तो छोटी आंत में हो जाता है। और आगे प्रश्न है दोस्तों कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ता। ऑप्शन नंबर बी, जस्ता। यानी कि इंसुलिन में निम्नलिखित में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इंसुलिन में जस्ता धातु उपस्थित होती है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यकृत। ऑप्शन नंबर ये यकृत। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो यकृत है। तो ठीक है दोस्तों, आगे जो प्रश्न है वो यानी कि मैथ वाले प्रश्न, तो मैथ का जो प्रश्न है यहाँ पर सोल्व नहीं होंगे, मैथ और रीजनिंग का प्रश्न, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।